आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। दुनिया भर में भारत की ताकत तेजी से बढ़ती हुई अब एक नए पायदान पर पहुंच चुकी है, जहां मोदी के नेतृत्व में भारत अमेरिका, चीन, रूस को वैश्विक बाजार में टक्कर देने को तैयार है। कृषि, कपड़ा, जेम्स, रत्न और दवाओं में भारत पहले से ही दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, लेकिन अब हथियारों की दुनिया में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। रूस का यूक्रेन की जंग में फंसना, चीन, अमेरिका, फ्रांस का महंगे दाम पर हथियार उपलब्ध कराना, यह दुनिया के देशों के सामने हथियारों के संकट को पैदा कर रहा था और आंकड़े बता रहे हैं कि भारत इस संकट का संकट मोचक बनकर उभरा है। आज हम आपको बताएंगे कैसे रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया अब भारत का वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, क्योंकि भारत को लगातार विदेशों से भारतीय हथियारों को खरीदने के ऑर्डर मिल रहे हैं। इसके लिए मोदी सरकार ने दुनिया भर में एक्सिम बैंक को भी सक्रिय कर दिया है। अब ये एक्सिम बैंक क्या है, मोदी का प्लान क्या है, दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत के आंकड़े क्या है और क्या 5 ट्रिलियन का सपना पूरा करने में रक्षा सौदे बड़ा कारण साबित होंगे। आज आपके हर सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि मोदी की वेपन रेस धीरे धीरे ऑर्डर को बदल रही है। और देखा है कि हथियारों के लिए, चाहे वो मिसाइल हो, टैंक हो, हेलीकॉप्टर्स हो या फिर लड़ाकू विमान, दूसरे देशों की तरफ हमेशा उम्मीद की निगाहों से देखा है। लेकिन बीते 10 सालों में भारत बदला है और भारत ने हथियारों को न सिर्फ बनाना हिंदुस्तान में शुरू किया, बल्कि धीरे धीरे बाकी देशों को सप्लाई करना भी शुरू किया। आज ये खबर इतनी बड़ी क्यों है, इसको समझने के लिए एक आंकड़ा आपको दिखाते हैं। जरा देखिए, वैश्विक बाजार और हथियार का कारोबार ये कितना ज्यादा है, इसको समझने के लिए इस आंकड़े पर गौर फरमाइए। 2024 में 2.46 ट्रिलियन डॉलर की कुल व्यापार दुनिया भर के अंदर जो वेपन्स को लेकर हुई, और ये वैश्विक जीडीपी में इसकी भागीदारी लगभग 2% के आसपास, यानी कि 1.9%, और ये बहुत ज्यादा है। और 2.46 ट्रिलियन ये कितना पैसा होता है, अगर इसको हम रुपए में देखें तो ये जो नीचे हम आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं, ये इतना पैसा है। इसमें ज्यादातर भागीदारी पर भारत की नजर बनी हुई है कि अगर वो इस ऑर्डर को चेंज करे तो उसमें कितनी भूमिका निभा सकता है। चलिए इससे पहले यह भी समझ लेते हैं कि दुनिया के बड़े देशों का रक्षा बजट 2025 कितना रहा है। इससे आपको बहुत कुछ समझने में आसानी होगी। यूएसए से शुरू करते हैं। यूएसए का जो रक्षा बजट रहा वो 995 बिलियन डॉलर रहा। चीन के रक्षा बजट की बात करें वो 266.85 बिलियन डॉलर रहा। रूस का रक्षा बजट 126 बिलियन डॉलर है। भारत का रक्षा बजट 75 बिलियन डॉलर है। यूएई का 74.76 बिलियन डॉलर है। यूके का 71.5 बिलियन डॉलर। जापान का रक्षा बजट 2025 57 बिलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया का रक्षा बजट 2025 55.7 बिलियन डॉलर। फ्रांस का 55 बिलियन डॉलर और यूक्रेन का सबसे कम इस ऑर्डर के अंदर, और वो है 53.7 बिलियन डॉलर, और वो पूरे तरीके से अमेरिका के ऊपर निर्भर, क्योंकि 500 बिलियन डॉलर को वो बाकायदा अमेरिका से उधार ले चुका है। लेकिन भारत की इकलौते भारत की बात करते हैं, क्योंकि भारत हथियार और व्यापार में वैश्विक पटल पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, महज बीते 10 सालों के आंकड़े आपको दिखाते हैं। इन 10 सालों पर जरा गौर कीजिए और देखिए भारत मोदी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर कैसे वेपन इंडस्ट्री में भी तेजी से अगुवाई करता हुआ नजर आ रहा है। 2013-14 के अंदर भारत की वेपन इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट होती थी, यानी कि विदेश जिन हथियारों को खरीदते थे, वो सिर्फ 486 करोड़ की थी, सिर्फ 486 करोड़ की। जबकि 2024-25 के अंदर यही इंडस्ट्री
23,622 करोड़ की हो गई, यानी कि 400% के आसपास का इजाफा इसमें हो चुका है। इससे भी बड़ी बात, भारत में मेक इन इंडिया और इसको रक्षा के सेक्टर में इंट्रोड्यूस करना, एफडीआई को 100% करना और बाकायदा बाकी देशों के साथ मिलकर भारत में हथियारों का निर्माण करना, इसका असर यह हुआ कि वर्तमान में 100 देश भारतीय हथियारों को खरीद रहे हैं। भारतीय हथियारों के खरीदार हैं 100 देश जो इस वक्त भारत से खरीद रहे हैं, जो शायद 10 साल पहले चुनिंदा 2 या 4 हुआ करते थे। लेकिन यह कैसे मुमकिन हुआ? क्योंकि जो अमेरिका से हथियार खरीदते हैं, जो फ्रांस से हथियार खरीदते हैं, जो रूस से हथियार खरीदते हैं, उसमें बैंकिंग सेक्टर का एक बड़ा किरदार होता है। और भारत से जो हथियार खरीदते थे उसमें बैंकिंग सेक्टर सपोर्ट नहीं करता था। तो फिर यह कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ एक्सिम बैंक के साथ। अब ये क्या है और ये कैसे काम करता है, जरा इसको भी समझिए, और क्यों हम इसे मोदी सरकार का वर्तमान में मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं। हालांकि 1982 से एग्जिट है, माफ कीजिएगा 1982 से ये बाकायदा बैंक स्थापित है, उसके बावजूद अचानक से सुर्खियों में क्यों आया? दरअसल भारत ने एक्सिम बैंक के जरिए लोन बांटने का फैसला लिया है। भारत के ज्यादातर बैंक हथियारों की बिक्री के लिए लोन देने में आनाकानी करते थे। खासकर ऐसे देशों के साथ भारतीय बैंक सौदा नहीं करना चाहते जहां राजनीतिक जोखिम ज्यादा है, लिहाजा एक्सिम को डिजाइन किया गया। जानकार मानते हैं कि बैंकों की आनाकानी की वजह से भारत को लंबे समय तक अपने प्रतिद्वंदियों जैसे फ्रांस, तुर्की और चीन से पीछे होना पड़ा है, क्योंकि ये देश हथियार खरीदने के लिए भारी भरकम लोन भी देते हैं। लिहाजा भारत भी अब लोन देकर हथियार बेचने के बाजार में आ चुका है। भारत सरकार एक्सिम बैंक की मदद से हथियार खरीदने वाले देशों को कम ब्याज दरों पर और लंबे समय के लिए लोन देने के प्लान पर काम कर रही है। इसका फायदा उन देशों को मिलेगा जो राजनीतिक अस्थिरता, कम क्रेडिट रैंकिंग की वजह से महंगे कर्ज नहीं उठा पाते। भारत ने इसके लिए ब्राजील, अर्जेंटीना समेत 20 देशों में अपने डिप्लोमेट भेज दिए हैं। भारत ने इस साल जनवरी के अंदर बाकायदा ब्राजील में एक्सिम की एक ब्रांच भी खोल दी है। इसके तहत भारत ब्राजील को मिसाइल बेचने का सौदा कर रहा है। भारत ब्राजील को आकाश मिसाइल बेचने के लिए बातचीत कर रहा है। आकाश मिसाइल सिस्टम बनाने वाली कंपनी ने इस साल साओ पाओलो में दफ्तर खोला है। यह एक छोटी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि अगर आपको वैश्विक पटल पर छाना है तो हर सेक्टर में छाना पड़ेगा, और भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफी पीछे, और उसमें शायद वेपन इंडस्ट्री भारत की अगुवाई कर सकती है। तो जरा यह भी देखिए कि टारगेट क्या है, क्योंकि एक्सिम बैंक को अगर देशों के अंदर स्थापित किया जा रहा है ताकि वहां लोन मुहैया कराकर भारत से हथियारों को वहां खरीदा जा सके, तो एक टारगेट है। वो टारगेट हालांकि 2030 तक का टारगेट है, लेकिन वो टारगेट क्या है जरा इस पर भी गौर कीजिए और देखिए मोदी सरकार क्या प्लान कर रही है। मोदी सरकार पहले तो प्लान कर रही है कि 2024-25 में जो लगभग 24,000 करोड़ के आसपास का टर्नओवर है, जो वेपन इंडस्ट्री के अंदर भारत की भागीदारी, उसको बढ़ाकर 2025-26 में 30,000 करोड़ किया जाए। इसमें एक्सिम बैंक की एक बड़ी भूमिका होगी। इसके अलावा अगले 5 सालों के अंदर 29 से 30 तक इसको 50,000 करोड़ करने की मोदी सरकार की प्लानिंग है। यानी कि अगले 5 सालों के अंदर लगभग डबल। और ऐसे में जो कंपनियां इस वक्त भारत के अंदर वेपन क्रिएट कर रही हैं, उनमें एक बड़ा स्कोप है, क्योंकि जिस तरीके से विदेशों के अंदर भारतीय वेपन्स की डिमांड बढ़ रही है, उससे उन इंडस्ट्री पर यकीनन असर पड़ेगा। सवाल यह है कि क्या वाकई में एक्सिम बैंक के जरिए यह मुमकिन है, और एक्सिम बैंक कैसे काम करता है, इसमें किसका पैसा है? क्या वो कॉमन मैन का पैसा है जो वहां दिया जाएगा? उसकी रिकवरी कैसे होगी? और जो वेपन इंडस्ट्री को फायदा होगा, वो क्या एक्सिम बैंक के अंदर इस्तेमाल होगा? जरा इसका भी जवाब सुनो। एक्सेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ इंडिया, दरअसल इसे ही एक्सिम बैंक कहते हैं। एक्सिम बैंक एक वित्तीय संस्था है जो वाणिज्य मंत्रालय के तहत कार्य करती है। एक्सिम बैंक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए काम करता है।
यह निर्यात और आयात से संबंधित वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारतीय निर्यात आयात बैंक 1982 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय निर्यातकों को लोन प्रदान करना है ताकि भारतीय निर्यातक वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सके। यह विदेशी खरीदारों को भी लोन प्रदान करता है जिससे भारतीय उत्पादों की मांग बढ़े। एक्सिम बैंक कुछ देशों को सस्ता कर्ज भी देता है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब भारत ने एक्सिम बैंक के जरिए लोन बांटने का फैसला किया है और इसके लिए बाकायदा एक टारगेट सेट किया गया है। 2023-24 वित्तीय वर्ष में $18.32 बिलियन का ऋण पोर्टफोलियो रखा गया था। भारत के ज्यादातर बैंक हथियारों की बिक्री के लिए ऋण देने में आनाकानी करते हैं। खासकर ऐसे देशों के साथ भारतीय बैंक सौदा ही नहीं करना चाहते जहां राजनीतिक जोखिम ज्यादा है। लिहाजा एक्सिम को डिजाइन किया गया है और इस एक्सिम के जरिए जो अपनी वेपन इंडस्ट्री है उसे 50,000 करोड़ तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन जरा यह भी देखते चलिए कि भारत का डिफेंस प्रोडक्शन कैसे साल दर साल बढ़ता चला गया। क्योंकि जो ये कहते हैं ना कि मेक इन इंडिया का क्या असर हुआ, जो कहते हैं कि मेक इन इंडिया का टाइगर भीगी बिल्ली बन गया, जो ये कहते हैं कि हम डिफेंस सेक्टर में काम नहीं कर रहे हैं, उनको इस आंकड़े को गौर से समझना चाहिए। आंकड़ा हम आपको 2016-17 से आगे का प्रोवाइड कर रहे हैं। जरा देखिए किस तरीके से डिफेंस सेक्टर न सिर्फ मजबूत हुआ बल्कि प्रोडक्शन बढ़ता चला गया। 2016-17 में 740.54 अरब रुपए का डिफेंस सेक्टर था, लेकिन 2017-18 में यही डिफेंस सेक्टर बढ़कर 788.20 अरब रुपए हो गया। 2018-19 के अंदर इसमें और बढ़ोतरी हुई 811.20 अरब रुपए हो गया। 2019-20 में यह बढ़ते हुए 790.71 अरब रुपए हुआ। 2020-21 में इसमें और बढ़ोतरी हुई लगभग 50 अरब रुपए की और 846.43 अरब रुपए हो गया। 2021-22 में एक लंबी उछाल 948.45 अरब रुपए, जबकि 2022-23 में 1086.84 अरब रुपए के आसपास का डिफेंस प्रोडक्शन हिंदुस्तान में हुआ और 2023-24 के अंदर यह आंकड़ा बढ़कर 1274.34 अरब रुपए हो गया। और ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये आंकड़े हैं रक्षा मंत्रालय के। अब जरा सोचिए 2016-17 में जो डिफेंस प्रोडक्शन सिर्फ 740 अरब रुपए के आसपास था, वो अगले 6 साल में 1274.34 अरब रुपए हो गया है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। तो क्या वाकई में इसको बढ़ाते हुए उस टारगेट की तरफ ले जाया जा सकता है जो 50,000 करोड़ का टारगेट है? इसके लिए मोदी सरकार काम कर रही है। बाकायदा इसके लिए 20 नए सैन्य राजनयिक विदेशों में तैनात किए जाएंगे जो एक्सिम बैंक के साथ मिलकर वहां वेपन डील करेंगे। भारतीय रक्षा मंत्रालय के जरिए जो वेपन क्रिएट होंगे उसको लेकर, और यह कैसे होगा जरा समझिए। भारत ने अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को अपना रक्षा निर्यात केंद्र बनाने की योजना बनाई। भारत 2026 तक 20 नए डिफेंस अटैचे यानी कि सैन्य राजनयिक विदेशों में तैनात करेगा। इनमें बाकायदा अल्जीरिया होगा, मोरारको होगा, युआना होगा, तंजानिया, अर्जेंटीना, इथोपिया, कंबोडिया जैसे देशों में नियुक्ति की जाएगी। भारत इन देशों को अपना रक्षा निर्यात बढ़ाने के लिए सबसे सही मानता है। दूसरी तरफ भारत पश्चिमी देशों में तैनात सैन्य राजनयिकों की संख्या कम कर सकता है। उन्हें यहां से दूसरे देशों में भी तैनात किया जा सकता है। इन राजनयिकों को भारतीय हथियारों को बढ़ावा देने और मेजबान देशों की रक्षा जरूरतों का अध्ययन करने में मदद की जा रही है। भारत ने पिछले साल आर्मेनिया में सैन्य राजनयिक नियुक्त किया था और यहां भारत को एक बड़ी सफलता भी मिली। आर्मेनिया ने भारत में रूस के दबदबे को चुनौती दी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2022 से 2024 तक आर्मेनिया के हथियारों के कुल आयात में भारत की हिस्सेदारी 43% हो गई। 43%। अब जानते हैं 2018 में क्या थी? 0। यानी आर्मेनिया के अंदर जो भारत का हथियार पहुंच रहा है, जो 2018 तक 0 था, वो बढ़कर 2024 तक अगले 6 साल में 43% हो गया, जो वो रूस और बाकी देशों से खरीदता था।
भारत खुद जो रशिया से वेपन इंपोर्ट करता था वो 76% से घटकर 35% हो गया है। हालांकि यह भी सच है कि इसी के विपरीत जो अमेरिका और फ्रांस से भारत हथियार इंपोर्ट यानी कि खरीदता था उसमें बढ़ोतरी हुई, लेकिन इसमें एक बड़ी जो भूमिका है वो मेक इन इंडिया की है, जिसके जरिए हमारी सेनाओं की आपूर्ति को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यह अचानक से बढ़ोतरी कैसे हुई और भारत इस सेक्टर का बादशाह क्यों बन सकता है, उसके पीछे की वजह एक सबसे बड़ी है रूस यूक्रेन जंग, और इसका भारत फायदा बखूबी उठा रहा है। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। इस जंग में अमेरिका और रूस दोनों ने अपने हथियार झोंके थे। ऐसे में इन दोनों देशों पर निर्भर अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया के देशों के पास हथियारों की आपूर्ति के लिए विकल्प बेहद कम रहे। चाइनीज सामान पर वो भरोसा करते नहीं। ऐसे में भारत ने मौके को पहचाना और देशों से संपर्क बढ़ाया। खास बात यह है कि भारत अब एडवांस टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं है। भारत पश्चिमी और रूसी दोनों तरह के हथियारों का इस्तेमाल करता रहा है। भारत के पास दोनों तरह की हथियार टेक्नोलॉजी का अनुभव है। ऐसे में भारत इन देशों की रक्षा जरूरतों को बखूबी समझता है। भारतीय तोपखाने के कुछ गोले यूक्रेन में भी देखे गए। भारत जब विदेशी डिप्लोमेट्स और अपनी हथियार कंपनी के बीच बैठ के करा रहा है और सैन्य अभ्यासों में हेलीकॉप्टर जैसे एडवांस हथियार दिखा रहा है ताकि विकल्प तैयार किया जा सके। और यकीनन जिस तरीके से भारत की वेपन इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, भारत अगले 10 सालों के अंदर मुमकिन है कि टॉप 2 के अंदर नजर आए। लेकिन जरा देखिए कैसे भारत इसका बादशाह बन सकता है, क्योंकि भारत के साथ एक खासियत है। अमेरिका जिस तरीके से महंगे दाम पर अपने हथियारों को देता है, रशिया महंगे दामों पर हथियारों को देता है, फ्रांस महंगे दामों पर हथियारों को देता है। मेक इन इंडिया के जरिए भारत ने उसके प्रोडक्शन को बेहद कम लागत के साथ क्रिएट किया और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत न सिर्फ मुनाफा कमा सकता है बल्कि प्रतिद्वंदी को टक्कर भी दे रहा है। और यह कैसे, समझिए सर। भारत में 155 मिलीमीटर के गोले, जो तोप के गोले हैं, वो 300 से 400 डॉलर में बन जाते हैं, जबकि यूरोप में यही गोला 3000 डॉलर में बिकता है। आप सोचिए जरा, 10 गुना ज्यादा में बिकता है। भारत में बनने वाली होवित्जर तोप 25 करोड़ रुपए में बेची गई है। यूरोप में बनने वाली होवित्जर तोप की तुलना में इसकी कीमत आधी है। कौन देश चाहेगा कि वो एक तो महंगे दाम पर हथियार खरीदे, फिर महंगे दाम पर ही लोन ले। भारत सस्ते दाम पर एग्जिम के जरिए लोन दे रहा है और दुनिया में जो अभी वेपन इंडस्ट्री है उससे आधे दाम पर हथियार प्रोवाइड कर रहा है। भारत में छोटे हथियारों का उत्पादन तो लंबे समय से होता रहा। हाल ही में निजी कंपनियों ने बड़े और उन्नत हथियार बनाने शुरू कर दिए। निजी कंपनियां जैसे कि अडानी डिफेंस और एसएमपीपी भी अब बड़े हथियार बना रही है और इसमें एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी है जो इसमें एक बड़ी भूमिका निभा रही है। और यह सब मुमकिन हुआ मोदी के मेक इन इंडिया के कमाल से, जिसका असर वेपन इंडस्ट्री में इस वक्त दिखाई दे रहा है, जिसको ऑलमोस्ट भारत लीड करने की स्थिति में अगले 10 से 15 साल में नजर आएगा। क्योंकि विश्व के डिफेंस इकोसिस्टम में भारत अब की प्लेयर के तौर पर स्थापित हो रहा है। भारत दुनिया में डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में किंग के तौर पर देखा जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण और स्वदेशीकरण पर ध्यान केंद्रित करके भारत अपनी उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाते हुए विदेशी आयात पर अपनी निर्भरता को लगातार कम कर रहा है। और यह वाकई में उल्लेखनीय वृद्धि है। नीतिगत सुधारों, निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी, नवाचार और प्रौद्योगिकी के बेहतरीन इस्तेमाल और लीडरशिप के स्पष्ट विजन का यकीनन परिणाम है। भारत सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल ने भारत के रक्षा क्षेत्र को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई। स्वदेशी विनिर्माण को प्रोत्साहन करने और आयात पर निर्भरता को कम करके इन कार्यक्रमों ने एक मजबूत घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा दिया है। मसलन लड़ाकू जेट हो, पनडुब्बी हो, टैंक हो, मिसाइल हो, कई हथियार अब भारत के अंदर ही डिजाइन किए जा रहे हैं, जिसके लिए अभी तक हम दूसरे देशों पर निर्भर थे। और इससे आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा मिल रहा है।
सिर्फ इतना नहीं, 100 के आसपास देश ऐसे हैं जब आपको अपने वहां सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें अमेरिका की तरफ नहीं देखना, उनको फ्रांस रूस की तरफ नहीं देखना। भारत उनको कम ब्याज दर पर लोन देकर कम कीमत पर हथियार उपलब्ध करा रहा है और इससे उनकी नेशनल सिक्योरिटी भी बढ़ रही है, क्योंकि भारत की नीति कभी भी ऑफेंसिव नहीं रही, भारत की नीति डिफेंसिव रही है। और इसलिए भारत दूसरे देशों को भी हथियार इसलिए दे रहा है ताकि वो अपने देश की सुरक्षा कर सके और उसमें आत्मनिर्भर हो जाए। लेकिन जरा देखिए वो हथियार कौन से हैं जिनकी विदेशों में डिमांड बहुत ज्यादा है। इनके नाम यकीनन आपने सुने होंगे। इनमें सबसे ऊपर है ब्रह्मोस मिसाइल। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी से लिया गया। भारत की डीआरडीओ और रूस की एनपीओ मशीनोश्रियों ने मिलकर इसको बनाया है। इसकी रफ्तार है 3 मैक, सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और इसकी रेंज है 600 किलोमीटर। यह जमीन, समुद्र, हवा और पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। और इसकी डिमांड कहां है? इसकी डिमांड है साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका, जो भारत से इसको खरीद रहे हैं। दूसरी है पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। भगवान शिव के धनुष पिनाक से इसका नाम लिया गया। भारत का स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। 1999 करगिल जंग में पहली बार इसको इस्तेमाल किया गया। इसकी रेंज 75 किलोमीटर है। 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है। और इसकी डिमांड क्या है? इसकी डिमांड है, फ्रांस ने इसे यूरोपीय बाजार के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। वो फ्रांस जिससे हम हथियार खरीदते हैं, वो भारतीय हथियार खरीद रहा है। तीसरा है आकाश मिसाइल। जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल डीआरडीओ ने विकसित किया है। इसे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बीडीएल बनाती है। इसकी रेंज है 25 किलोमीटर। एक साथ कई टारगेट को निशाना बना सकती है। इसकी रफ्तार है मैक 2.5। लड़ाकू विमानों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन को हवा में मार गिराने में यह काबिल है। और इसकी डिमांड किस किस देश में है? इसकी डिमांड है फिलीपींस के अंदर, यूएई के अंदर, ब्राजील के अंदर, मिस्र के अंदर और वियतनाम के अंदर। इसके अलावा हमारी एयरफोर्स कहते हैं कि स्वदेशी भारत का गौरव तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट रडार की पकड़ में नहीं आता और इसीलिए लोकप्रिय एरोनॉटिकल डिजाइन एजेंसी एडीए ने इसे डिजाइन किया है। सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों की कैटेगरी में सबसे छोटा और सबसे हल्का विमान है, लेकिन रफ्तार है 1.8 मैक। 52,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में इसकी क्षमता है। और इसकी डिमांड कहां है? इसकी डिमांड खुद अमेरिका कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया और फिलीपींस इसकी डिमांड कर रहे हैं। इसके अलावा 155 mm तोपखाने के गोले मुनिश इंडिया लिमिटेड MIL अडानी डिफेंस इसको बनाती है। इसकी रेंज है 40 किलोमीटर। धनुष, ATAGS, बोफोर्स जैसे 155 mm तोपों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसकी डिमांड कहां है? इसकी डिमांड इजराइल में है, यूएई में है, बुल्गारिया समेत कई यूरोपीय देश इसको चाहते हैं। तो ये भारत की वो क्षमता है जिसका प्रदर्शन हिंदुस्तान तो करता ही है, बल्कि पूरा विश्व इसकी नुमाइश के बाद इसका मुरीद होता होगा और भारत का डिफेंस सेक्टर तेजी से आगे बढ़ता होगा। लेकिन डिफेंस सेक्टर पर प्रधानमंत्री मोदी का फोकस शुरू से रहा है। लेकिन यह क्रांतिकारी बदलाव कैसे आया? इसके कुछ बुलेट पॉइंट्स, कुछ बिंदु हैं जिनमें सबसे पहला है प्राइवेट सेक्टर के लिए तैयार किया इनोवेटिव और कॉम्पिटिटिव माहौल। 300 से ज्यादा निजी कंपनियां अब भारत के रक्षा उत्पाद में योगदान दे रही हैं। इसके अलावा निवेश आकर्षित करने के लिए देश में 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित किए गए। यूपी और तमिलनाडु के इन डिफेंस कॉरिडोर में 20,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश मिला है। सरकार ने रक्षा क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट के जरिए FDI लिमिट बढ़ाकर 74% कर दी और सरकार अनुमोदन के साथ अब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 100% तक कर दिया गया है। कमाल की बात यह है कि ब्रह्मोस से चीन को चुनौती देगा वियतनाम। यह हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारी टॉप लिस्ट में ब्रह्मोस है और जो चाइना अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत समझता है उसको वियतनाम भारत के ब्रह्मोस से चुनौती देगा और यह डील चल रही है। जरा समझिए इसको। भारत के ब्रह्मोस मिसाइल से वियतनाम चीन को चुनौती देने वाला है। भारत और वियतनाम के बीच ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को लेकर एक अहम रक्षा समझौता अंतिम चरण में।
फिलीपींस के बाद वियतनाम दूसरा देश होगा जो इस मिसाइल को अपनी नौसेना में शामिल करेगा। ब्रह्मोस वियतनाम को दक्षिण चीन सागर में अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा में मदद करेगी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल चीन के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है, क्योंकि ब्रह्मोस की रेंज 290 से 800 किलोमीटर है और यह 200 से 300 किलो तक परमाणु पारंपरिक हथियार ले जा सकती है। इसकी गति 3704 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह मिसाइल जमीन, समुद्र और हवा से दागी जा सकती है। सिर्फ इतना नहीं, फिलीपींस पहले ही से $375 मिलियन में खरीद चुका है। और कमाल की बात यह है कि इंडोनेशिया इस कतार में आगे खड़ा हुआ है, जिससे भारत की बातचीत चल रही है। तो जरा सोचिए, भारत के जो बड़े हथियार निर्यातक देश थे, जिनमें आप यूएसओ को लीजिए, फ्रांस को लीजिए, रूस, चाइना, जर्मनी, इटली, यूके, इजराइल, स्पेन, दक्षिण कोरिया, ये तमाम वो हथियार सप्लायर जो तेजी से दुनिया की वेपन इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रहे थे, उस दौड़ में अब भारत आ रहा है और मोदी की वेपन रेस चीन, रूस, अमेरिका को कमजोर करते हुए इस इंडस्ट्री पर काफी हद तक कंट्रोल करेगी आने वाले 20 से 25 सालों में। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।